यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बताने वाला हूँ। यह वीडियो 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 1 है। इस पूरे वीडियो में आपको इसका पार्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में हम लोग कुल चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। यह पूर्ण वीडियो एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को समझते हैं और आगे एक एक करके सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए सबसे पहले विभिन्न शब्दों से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, और यह प्रेम की भावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो आप अपने देश के प्रति जान भी दे सकते हैं। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी दिए थे और हमारे देश को आजाद किए थे। तो ये राष्ट्रवाद की भावना उस समय फ्रांस यानी कि यूरोप में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और राष्ट्र क्या होता है? अब यहाँ पर एक शब्द आता है, राष्ट्र क्या होता है? एक महान व्यक्ति अर्नेस्ट रेनर ने कहा था कि अगर किसी क्षेत्र में समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से बने क्षेत्र है तो वह क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, यानी कि राष्ट्र है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यहाँ पर अर्नेस्ट रेनर ने क्या कहा? कहा कि समान भाषा, नस्ल और धर्म से बना क्षेत्र क्या है? राष्ट्र है। क्या भारत में समान भाषा है? नहीं। क्या भारत में समान नस्ल के लोग रहते हैं? नहीं। क्या भारत में एक समान धर्म है? नहीं। तो क्या भारत एक राष्ट्र है? हाँ या नहीं? इसका कमेंट करके आप हमें जवाब जरूर दें। अगला जो शब्द है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है? तो कहता है कि अगर किसी, जो ये स्टेट जनरल था, ये एक प्रकार की आम सभा थी। आम सभा कहाँ के लिए? फ्रांसीसी संप्रदायों के लिए। और यह 1789 से पहले था। उसके बाद इस 1789 के बाद जब वह क्रांति हुआ, और क्रांति के दौरान कह सकते हैं इस जो आम सभा थी स्टेट जनरल, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। ये जो आम सभा थी ये उन संप्रदायों और संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। आइए अब हम लोग अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है? वियना कांग्रेस 1815 में लागू हुआ था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस 1815 कहते हैं। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो कब से कब तक चला था? 18 से 14 जून तक चला था 1815 ईस्वी को। और यह आयोजित किया गया था वियना में, इसीलिए इसे वियना कांग्रेस कहते हैं। तो यह था वियना कांग्रेस। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का भी इस अध्याय में चर्चा किया गया है, तो इसलिए नेपोलियन समझना जरूरी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। यह एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। इसमें इतनी योग्यता थी कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष के आयु में ही क्या बन गए थे? ये सेनापति बन गए थे। और इतना ही नहीं, जब ये सेनापति बने तो फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांस की सेना को बहुत सारी जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। और इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अंत में ये फ्रांस के शासक बन गए। और ये फ्रांस के शासक बन गए और शासक बनने के बाद भी इन्होंने यूरोप में बहुत सारे युद्धों को जीता। और कह सकते हैं संपूर्ण कुछ भाग को छोड़ करके बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप पर किसका शासन था? नेपोलियन का शासन था। अगला जो शब्द है वह है उदारवादी। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? तो उदारवादी एक लातीनी भाषा है जिसका उसके मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। और उदारवादी जो लोग होते हैं, जो उदारवाद के विचार को मानते हैं, वो तेज बदलाव को मानते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से बदलाव, और उसी को वो प्राथमिकता देते हैं। ये थे उदारवादी। उदारवादी के उल्टा एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो शब्द है बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं उदारवाद का उल्टा है। अगर उदारवाद तेज बदलाव को प्राथमिकता देता है तो जो रूढ़ी है वो धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, यानी कि वो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। वो कभी भी ज्यादा कह सकते हैं विकास नहीं चाहता है। तो उदारवाद का विपरीत शब्द क्या होता है? रूढ़िवादी। तो ये कुछ शब्द थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे ध्यान से समझ सकते हैं। और अगर आपको इस शब्द का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता तो इसे नोट कर सकते हैं। याद रखने के लिए, समझने के लिए यह जरूरी है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, यानी कि पहले हमारे समाज में या पूरे विश्व में स्त्री को कम समानता दी जाती थी, इसे कमजोर माना जाता था, पुरुषों को ज्यादा मान्यता दी जाता था। तो इस आधार पर स्त्री ने आंदोलन किया और उन्होंने अपने लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर अधिकारों के हितों का बोध कराया, और इसी बोध को क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। उन्होंने अपने लिए आंदोलन किया और इसी को क्या बोलते हैं? नारीवाद। अगला जो शब्द है विचारधारा। विचारधारा से आप क्या समझते हैं?
तो विचारधारा जो होता है एक प्रकार की खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है, इंगित करता है। और इसी इंगित करने वाले विचारों के समूह को क्या बोलते हैं? विचारधारा कहते हैं। तो ये कुछ शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से आप समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो मुख्य बात है वो स्टार्ट हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह यूरोप का नक्शा है और यह यूरोप वियना कांग्रेस 1815 के बाद के यूरोप को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, इसमें विभिन्न क्षेत्र आप देख सकते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, उसके बाद आप देख सकते हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये क्षेत्र है। नॉर्वे देख सकते हैं, स्वीडन, स्पेन, उसके बाद और सर्डेनिया, कोशनिया, तो विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही क्षेत्र, इन्हीं सभी क्षेत्रों का नाम आपको विभिन्न बार आएगा, इसलिए ये जरूरी जानना है। आप याद रखिएगा हमेशा कि यूरोप में अगर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो उसका प्रमुख कारण है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ही वह कारण है जिसके चलते पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया, और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रमुख कारण है वह फ्रांसीसी क्रांति है। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार किस प्रकार से पूरे यूरोप में फैला, आइए उस पर चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 में हुई, और जैसे ही शुरुआत हुई लोगों ने अपनी मांग रखी। लोगों की क्या मांग थी? फ्रांसीसी क्रांति में लोगों का मांग था कि ये जो राजतंत्र है इसे खत्म किया जाए और क्या लाया जाए? प्रजातंत्र लाया जाए। क्यों? क्योंकि राजा बार बार कर बढ़ा रहा था। इसके पीछे कारण था क्योंकि राजा की भी मजबूरी थी, अगर वो कर नहीं बढ़ाता तो अपने जो कर्ज है वो नहीं चुका पाता। तो लोगों ने क्रांति की शुरुआत के लिए सामूहिक पहचान बनाना शुरुआत कर दिया। सामूहिक पहचान, आप हमारे देश में, भारत में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन क्या सभी बोलते हैं कि हम इन धर्म से नाता करते नहीं? अगर आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं भारतीय, 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 भारतीय। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप अपना पहले धर्म या जाति को नहीं इंगित कराते, पहले हम बोलते हैं हम भारतीय। तो इस प्रकार से भारतीय शब्द जो है हमारे लिए सामूहिक पहचान का काम करता है। वैसे उन्होंने अपने सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य किए। जैसे स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच जो भाषा था फ्रांस का, उसे क्या बोला गया? राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको क्या मिले? समान कानून का अनुभव। ये सारे कार्य किए गए थे ताकि क्या हो? फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रशा है, यहाँ पर प्रशा है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, और इसके अलावा छोटे छोटे राज्य है जो क्या कर सकते हैं? जर्मन का निर्माण करेंगे अभी मिल करके। और इसमें अगर आप वर्तमान मानचित्र देखें, मानचित्र देखें तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जर्मनी, यहाँ पर दिखाई देगा जर्मनी। यानी कि आप कह सकते हैं अगर यह यूरोप है तो जो जर्मनी है वह कहाँ पर है? बिल्कुल यूरोप के मध्य में है। तो ये जर्मनी ऐसे कैसे बना? जो बिल्कुल ही बिखरा पड़ा था वो कैसे एक हो गया? तो इस पर हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है वह बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि वो जर्मन का क्या कर दे? एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वह उदारवादी पहल थी, और उदारवादी पहल को राजाशाही ने और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दिया? दबा दिया। उदारवादी मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से, वो तेजी से तुरंत उतावली हो चुका था, और उन्होंने क्या कर दिया? जाके जर्मन का एकीकरण का बहुत ही तेजी से मांग कर दिया। और जब कोई चीज तेजी से उठता है तो राजा उसको क्या कर दिया? दबा दिया। राजा और राजा की फौज ने मिलकर के इसकी जो ताकत है, इन्होंने इस उदारवादी पहल को दबा दिया। परंतु ये जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया रुका नहीं था। इसके बाद प्रशा जो था, प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वो जर्मन का एकीकरण करके ही रहेंगे। तो प्रशा ने क्या किया? जिस समय उन्होंने यह बात कहा था उस समय जो प्रशा का मुख्यमंत्री था, प्रमुख मंत्री कह सकते हैं, वो ऑटोमन बिस्मार्क था। और ऑटोमन बिस्मार्क को ही क्या बोला जाता है? जर्मन एकीकरण का जनक बोला जाता है। प्रशा ने अनेक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण छेड़ा और 7 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। उसमें से 3 युद्ध प्रमुख था, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ इन्होंने युद्ध किया और प्रशा को जीत
जीत हुई, प्रसा जो है वो जीत गया। जब प्रसा जीत गया तो ये एकीकरण की प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई और इस प्रकार से जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें पर्सा के राजा विलियम प्रथम, पर्सा का राजा विलियम प्रथम को क्या बनाया गया, जर्मनी राष्ट्र का सम्राट घोषित कर दिया और इस प्रकार से जर्मन जो था वह एकीकरण हो गया। तो यह था जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। थोड़े हम शॉर्ट में ले लिया, आपको जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया इतनी छोटी नहीं है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, यह दो मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न राज्य जैसे पेपल राज, टस्की, मैसेडोनिया, सर्बिया, सोवियाई, सर्डिनिया, माफ कीजिए, वेस्निया, वेनेसिया बोलते हैं, माफ कीजिएगा, और सिसिलियों का राजतंत्र। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में यह बटा हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर आप इटली देखें तो इस प्रकार से आपको इटली दिखेगा। तो ये एकीकृत किस प्रकार से हुआ और इस एकीकरण के किनका हाथ था वह जानना जरूरी है। आइए इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। इटली जो था वह वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य बिखरा हुआ था। केवल एक राज्य ऐसा था जिस पर इतालवी राजघराने का शासन था, वह राज्य था शार्डिया पिडमेंट। इस पर थोड़ा समझने वाली बात है। यानी कहने का मतलब यह है कि इटली की बना और इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है जैसेपे गैरिबाल्ड। इन्हें हीरो ऑफ द रेड शर्ट कहा जाता है, हीरो ऑफ द रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। 1807 में वो दक्षिण इटली के दो सिसिलियो राज्यों में प्रवेश कर गए और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां का जो स्थानीय किसान था उसका समर्थन पाने में सफल रहे कि इटली का एकीकरण करना है। जी हाँ, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से बढ़े और इन्होंने स्पेनिश के साथ युद्ध किया और स्पेनिश के शासक के जब युद्ध हुआ तो उसमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार से इन तीनों के योगदान के वजह से जो इटली था वह एकीकृत हो गया और जब इटली एकीकृत हो गया, माफ कीजिए क्या गए, और इटली जब एकीकृत हो गया तो वहां के जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय थे उसको, माफ कीजिए आगे आ जा रहे हैं, जब इन तीनों के वजह से इटली एकीकृत हो गया और जब इटली एकीकृत हो गया तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा दयालु थे और सार्डिया के राजा रह चुके थे। तो इस प्रकार से था इटली के एकीकरण की कहानी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण। अब हम लोग पढ़ते ब्रिटेन का एकीकरण, यह भी यूरोप में ही पड़ता है। तो यह यूरोप का मानचित्र है और इस यूरोप में यह जो ब्लू और रेड रंग में दिख रहा है, लाल रंग में दिख रहा है, ये पूरे यूरोप है, जिसमें से ब्लू रंग को छोड़कर अगर आप लाल रंगों पर गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रिटेन पड़ता है। तो इस एकीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या कहानी हुई थी? अगर आप ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया देखें तो ब्रिटेन में अलग अलग साम्राज्य था, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ढेर सारा समाज था जिसे नरीजात कहते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति एक बार अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन और इसके तहत क्या किया गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया, यानी कि दो क्षेत्र जो था अब जुट चुका था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसके तहत कुछ साल के बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया गया और उसके बाद क्या बन गया, ब्रिटेन, और एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटेन। और इस प्रकार से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। आप इसे मानचित्र की मदद से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह इंग्लैंड का नक्शा है और उसके बाद इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के साथ जोड़ दिया गया और उसके बाद इसके नक्शे में इस प्रकार से बदलाव आया और जब इसके साथ आयरलैंड को जोड़ दिया गया तो उसके नक्शे में इस प्रकार से बदलाव आया और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। जब ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसके बाद वहां पर कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला वहां पर राष्ट्रगान लिखा गया, दूसरा अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया, तीसरा ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। तो ये था ब्रिटेन का एकीकरण, जिसके चलते क्या क्या कार्य हुए वो मैम ने आपको बताया। को अपने में शामिल कर अगर